नमस्कार, टीवी 27 न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आज हम बात करेंगे दिल्ली के सीएम के नाम को लेकर मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चल रही नई नई अटकलों पर। दिल्ली का सीएम कौन होगा, ये एक ऐसा सवाल बन गया है जिसकी तुलना बाहुबली को किसने मारा वाले सवाल से की जा सकती है। मज़ेदार बात तो ये है कि बीजेपी ने सीएम की ताजपोशी के लिए सब तैयारियां कर ली है। 20 तारीख को शाम 4:30 बजे रामलीला मैदान में दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा। अतिथियों को आमंत्रण दिया जा चुका है। सारी तैयारियां चाक चौबंद हैं। बस पता नहीं है तो सीएम का नाम, पता नहीं है कि ये सारा आयोजन किसके लिए किया जा रहा है। बीजेपी सीएम का नाम उजागर करने में जितनी देर लग रही है, मीडिया और राजनीति के जानकार नए नए फार्मूले और अटकलें लेकर सामने आ रहे हैं। ताज़ा फार्मूला 3 PM के नाम से चर्चा में आया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी 3 PM के फार्मूले से सीएम का नाम तय कर सकती है। इस 3 PM में पहला पी है प्रवेश वर्मा। जाट समुदाय के प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हराया है। जाट समुदाय ने इस बार बीजेपी को खुलकर वोट भी दिया है। प्रवेश वर्मा सांसद भी रह चुके हैं और वो दिल्ली के पूर्व सीएम साहेब सिंह वर्मा के बेटे भी हैं। दूसरा पी है पूर्वांचली। दिल्ली में पूर्वांचलियों की एक बड़ी आबादी है। बीजेपी ने 17 ऐसी सीटों पर जीत दर्ज की है जहां पूर्वांचलियों की घनी आबादी है। पूर्वांचली को सीएम बनाने से बीजेपी को बिहार चुनाव में फायदा हो सकता है। पूर्वांचली चेहरे के रूप में अभय वर्मा का नाम चल रहा है। वैसे मनोज तिवारी भी इसी वर्ग में शामिल हैं। तीसरा पी है पंजाबी। अटकलें हैं कि बीजेपी किसी पंजाबी को भी सीएम बना सकती है। दिल्ली में इनकी अच्छी खासी आबादी है। बीजेपी इसी बहाने पंजाब पर भी निशाना लगा सकती है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाबी कोटे से आशीष सूद और मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम सबसे आगे है। 3 PM में M का मतलब महिला से है। दिल्ली में महिला मतदाताओं ने ही जीत हार का फैसला किया है। मोदी की गारंटी पर महिलाओं ने भरोसा जताया है। महिला सीएम में रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे है। बीजेपी रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर महिला वर्ग और वैश्य समाज दोनों को खुश कर सकती है। बीजेपी चाहे जिस फार्मूले पर काम करे, नए सीएम पर ढेर सारी जिम्मेदारियां होंगी। सवाल यह है कि क्या बीजेपी का सीएम दिल्ली की राजनीति में अग्नि परीक्षाएं देने में सक्षम होगा? क्या बीजेपी का सीएम केजरीवाल से बड़ी लकीर खींच पाएगा? क्या बीजेपी का सीएम दिल्ली की जनता, संघ और पार्टी हाईकमान से सामंजस्य बिठा पाएगा? ये तमाम सारे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। बीजेपी की ओर से खेमचंद शर्मा जी हमारे तमाम सवालों का जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पंकज पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले तो बीजेपी से ही खेमचंद जी, बार बार वही सारी चीजें, कितनी लेट क्यों? और एक ऐसी भी अटकलें आ रही हैं कि दिल्ली का सीएम चुने हुए 48 विधायकों के अलावा भी हो सकता है। नमस्कार, जय श्री राम, जैन। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन सीएम होगा ये कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सीएम है, ऐसा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोल दिया है। सीएम साहब को क्या करना है, ये हमारा संकल्प पत्र एज अ रोड मैप और एज अ एक आप कह सकते हो कि संविधान हमारे सीएम के लिए है कि ये करना है। ये मोदी जी की गारंटी, जिनको इम्प्लीमेंट करना है इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, और क्या नहीं करना है ये भी उनके सामने साफ रहेगा कि हमें 0 टॉलरेंस रखना है अगेंस्ट करप्शन और मिसमैनेजमेंट। तो कोई भी सीएम बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ना ही कोई उलझन है, ना ही कोई कंफ्यूजन है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुश है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आश्वस्त है और जनता के बीच में है। हमारे 48 के 48 विधायक आपने देखा होगा, जमीन पे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी से एक्टिव हैं। और जो समस्याएं उनकी काफी दिनों से पेंडिंग है, पर्टिकुलरली सीवर की समस्या, सड़क की समस्या, उनको युद्ध स्तर से काम चल रहा है। माँ यमुना जी की सफाई का काम भी शुरू हो चुका है। तो ये मीडिया और जो विपक्ष बहुत ज्यादा परेशान है, वो परेशान रहे और कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं वो करते रहे, क्योंकि उनको कुछ मीडिया अटेंशन चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अभी खूब टाइम भी है। अभी ये जो वर्तमान में विधानसभा है उसका भी जो पीरियड है अभी खत्म नहीं हुआ है, तो खत्म होने से पहले हम कभी भी ये डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की ब्यूटी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है कि चर्चा पर चर्चा करने के बाद ही वो नाम तय करती है। जी ठीक है। नरेश जी, अगर बीजेपी अपनी प्रक्रिया में सीएम के सिलेक्शन की प्रक्रिया में, सीएम चुनने की प्रक्रिया में देरी कर रही है, तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? आलोक जी नमस्कार।
नमस्कार आपके दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को भी। और हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जनता ने मैंडेट दिया है इनको, जनता के लिए आप देखिए कि खुद इन्हें इतना टाइम मिल रहा है कि चुनाव कब के हो गए और जल्दी सीएम कैंडिडेट इनको ये क्या 2 दिन के अंदर घोषित करने से नीचे एक महामानव के वेट करते रहते हैं कि वो मध्य प्रदेश भ्रमण करके आएंगे, उसके बाद में ये डिसाइड करेंगे या उन्हीं के थ्रू या उसका, क्योंकि अभी हमने देखा कि उनका महल बनाया गया है और उनका जो कहते थे राजमहल में कहता हूँ, तो उसके राजमहल के लिए शायद ये बीजेपी व्यस्त रही, उसके कार्य के व्यस्त रही, तो कहीं ना कहीं उसी राजमहल के अंदर ये अपने व्यवस्था के कारण दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए काम करने के लिए आपको 3 पहले घोषित कर देना चाहिए था। अगर सीएम नहीं घोषित किया तो अभी तक ये कह रहे थे कि अभी हमने अपने भाई की बीजेपी साथी प्रवक्ता की बात सुनी कि अभी तक तो असेंबली भंग नहीं हुई है, तो इसलिए कि कहीं ना कहीं फिर से कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी का काम हो रहा है। फिर अगर असेंबली भंग नहीं हुई है, ये दोगली राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी। अभी जो बिजली की समस्या दिल्ली के अंदर पैदा हुई, उसमें कहते थे कि अभी तक तो सरकार जो है आम आदमी पार्टी की है, जब सीएम इस्तीफा देंगी तभी जो जरूरत होगी। और उसके बाद आज जो ये अंदर की सफाई कर रहे हैं उसके अंदर कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी सफाई करवा रही है। भाई आपकी सरकार है, लेकिन अभी आपने मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ली और बहुत सारे काम पेंडिंग है, आपका सदन के अंदर कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ये फिर क्रेडिट किसको दे दीजिए आप। और एलजी साहब देख लीजिए, जो कठपुतली बने घूमते थे, आज वो कठपुतली कह रहे हैं कि मैंने काम करवा, तो ये कठपुतली क्या पहले काम नहीं कर सकती थी जब हमारी सरकारें थी? क्या ये मशीनें जब नहीं आ सकती थी? यही दोगली नीति आप एक लोकतंत्र को दबा के रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है कि किसी भी तंत्र को काम नहीं करने देती है। एलजी तो बड़े कूद के आते थे, बहुत जल्दी जल्दी जंप लगा के ये ऐसा नहीं होगा, ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है। आज कौन से फॉर्मूले हो गए, मशीनें आ गई 1 सेकंड के अंदर, आज कैसे डिपार्टमेंट से रिंगुल 1 मिनट के अंदर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दबाव की राजनीति आम आदमी पार्टी के लिए, जो आम आदमी पार्टी के जो पैसा था, जो कभी भी हक की लड़ाई जो आम आदमी पार्टी लड़ती रही, उसका पैसा रिलीज नहीं किया, उसके फाइलों पे साइन नहीं किया जाता था, उसकी जो फाइलें थी रोक दी जाती थी। तो ये नीति रही भारतीय जनता पार्टी की। अब तो हम ये कहते हैं कि जनता ने मौका दिया है, आपका जनता के काम कीजिए, जो पेंडिंग है, जो हमारे थ्रू हमारी फाइलों पर रोक लगी थी उसके ऊपर काम कराइए कहीं ना कहीं जनता के बीच में। जो आपके वादे हैं वो पूरे कीजिए, क्योंकि वादे से मुकरना आपकी आदत है भारतीय जनता पार्टी की। अदर स्टेट्स के अंदर यही फॉर्मूला हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर भी यही फॉर्मूला अपनाएगी, जो अपने वादे हैं उनसे मुकर जाएगी। क्योंकि मैं अभी आपको नियर स्टेट इनका जो पास में है, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट कहते हैं कि जो नियर होने के बाद में वहां पे देख लीजिए कि 2-3 मुद्दे हैं। पहले इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए जो हमने 150 करोड़ महिलाओं को टिकट यात्रा फ्री करवाई थी, उसके अंदर हरियाणा के अंदर मैं बताऊं क्या हो रहा है कि आईटीआई बच्चियां जो पढ़ने जाती हैं, 20,000 बच्चियां हैं और 20,000 युवा हैं जो अपने गांव के 10 किलोमीटर आईटीआई की पढ़ाई करने जाते हैं। कुल 40,000 बच्चों को ये फ्री बस सेवा नहीं दे पा रहे। पहले कहते थे कि हम फ्री देंगे और अब इन्होंने रूप लगा दी, कहते हैं कि उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो है हमारे पास अलॉटमेंट नहीं है और केंद्र सरकार इसका पैसा दे। भाई केंद्र सरकार आपकी, राज्य सरकार आपकी, मतलब एक दूसरे से पलटते रहते हैं। अभी पेंशन के लिए आया कि पेंशन कार्ड देंगे, अभी राशन के लिए आ रहा है कि राशन कार्ड देंगे। महिलाओं के लिए जो 2521 रुपए हरियाणा के अंदर घोषणा की थी उसके लिए अभी तक कुछ, तो अभी भी इनकी 3 महीने से ज्यादा सरकार बने हुए हो गए। आपने देखा कि अक्टूबर के अंदर सरकार बन गई थी, वहाँ 6 महीने होने जा रहे हैं, तो वहां पे भी कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। अभी दिल्ली में हम लोग रहे, दिल्ली में सीएम बनने दीजिए, फिर उसके बाद यहां पर आप घेराबंदी करिएगा। पंकज पांडे जी, बार बार यही चर्चा हो रही, चूंकि आज 11वां दिन हो गया है, इस पर सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि दिल्ली के जो चुने हुए 48 विधायक हैं उनमें से नाम तय नहीं हो पा रहा है कि कौन सीएम बनेगा। फिर अटकलें निकलना शुरू हो गई हैं कि कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो 48 के बाद का व्यक्ति हो, 49वां व्यक्ति कोई हो सकता है दिल्ली का सीएम। फिर ये भी अटकलें आनी शुरू हो गई हैं कि गैर राज्य का भी व्यक्ति यहां पर सीएम हो सकता है। आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या आकलन है? जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। और आप विगत विधानसभा चुनाव में देखें, महाराष्ट्र के इसको देखें, इसमें काफी समय लगा। तो भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से एक लोकतांत्रिक पार्टी है और विधायक जो होते हैं वो अपने मुख्यमंत्री, अपने नेता को चुनते हैं। इसमें तमाम चीजें और भी शामिल होती हैं, एक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। इस बात को प्रेमचंद शर्मा जी और बेहतर तरीके से बता सकते थे। तो वो प्रक्रिया चल रही है, वो प्रक्रिया चलेगी और निश्चित रूप से 3PM का जो फार्मूला है, तो सकता है इन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आए। और हम लगातार देखते ही रहे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री घोषित करने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी
नहीं रहती है। और बहुत सारे जो कयास लगाए जाते रहे चुनावों के दौरान, वो आम तौर पर वो गलत ही साबित होते हैं। और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत एक निश्चित रूप से चेहरा चुना जाएगा, और जो भी कयास लगाए जा रहे हैं हो सकता है वो सही भी साबित होगा। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपके प्रवक्ता नरेश जी कह रहे थे कि एक महामानव है जो विदेश यात्रा करते हैं, जब आते हैं उसके बाद ही, तो निश्चित रूप से देखिए जो महामानव विदेश यात्रा कर रहे थे और वापस आ गए हैं, आपकी सरकार को दिल्ली से उखाड़ कर फेंकने में जितना योगदान स्वयं आपका है, लगभग उतना ही योगदान महामानव का भी है। वो महामानव जो है निश्चित रूप से एक देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता है और भारतीय जनता पार्टी को लीड करते हैं। तो वो जब तक नहीं होंगे तब तक चीजें तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो सच है। उसको पार्टी लाइन से या किसी से इन्फ्लुएंस होते इस बात को नहीं कहा जा सकता है। तो जो प्रक्रिया है चेहरा चुनने की, निश्चित रूप से चल रही होगी। बहुत सारे बिंद जो हैं विचार पर होंगे। 3PM का फार्मूला भी निश्चित रूप से एक मजबूत बिंदु है उसमें से, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे वो पूर्वांचली चेहरा हो, चाहे वो पंजाब के राजनीति, पंजाब के चुनावों को ध्यान में रखना हो, या किसी महिला के, जैसा कि आपने स्पष्ट रूप किया, ये सारी चीजें भी कंसिडरेशन में निश्चित रूप से होंगी और हम जल्द ही देखेंगे कि ये परिणाम सामने आएगा। तब तक 2 ही दिन बचे शपथ ग्रहण। जी ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, आप चूंकि पंजाब में कमजोर हैं, आप बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार में हैं, लेकिन वहां पर भी नीतीश कुमार के सामने आप अपने आप को स्थापित रख पाने में मुझे लगता है कि उतनी मजबूती से कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसलिए एक नई यहां पर चर्चा शुरू हुई है कि कोई एक ऐसा सीएम हो सकता है जो पूर्वांचल मतों पर प्रभावी हो और आने वाले बिहार के इलेक्शन में उसके चेहरे की वैल्यू हो और उस इलेक्शन में भी वो प्रभावी हो। इसी तरीके से फिर एक चर्चा हो रही है कि कोई एक ऐसा चेहरा भी आ सकता है जो पंजाब की राजनीति में आपको खड़ा कर सके। ऐसे में अगर ये दोनों नाम, ये पूर्वांचल और पंजाब के नाम अगर यहां पर आते हैं तो दिल्ली की जनता एक्सेप्ट करेगी और दिल्ली की जनता के लिए ठीक होगा? देखिए, ये सब स्पेकुलेशन मीडिया की हैं, हमारी नहीं है। देखो, जो भी सीएम बनेगा वो दिल्ली का नागरिक होगा, दिल्ली में रहने वाला होगा, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बाहर का है। अगर आप पूर्वांचल की बात करते हैं तो आज लगभग 40% जो पब्लिक है दिल्ली में, या दिल्ली के जो वोटर्स है वो पूर्वांचली हैं। तो दिल्ली में एक्सेप्ट करने में क्या था कि दिल्ली तो मिनी इंडिया है। दिल्ली में कोई मद्रासी भी सीएम बन सकता है, तमिलियन भी बन सकता है, केरलाइट भी बन सकता है, बंगाली भी बन सकता है, पंजाबी भी बन सकता है, और पूर्वांचली भी बन सकता है। तो ये तो मिनी इंडिया है। हर स्टेट के यहाँ पे लोग रहते हैं, सभी ने वोट किया है, सभी को यहाँ की राजनीति में शामिल होने का हक है। हम कोई आम आदमी पार्टी की तरह थोड़ी है कि भाई पंजाब में गए तो दिल्ली को गाली दे दो, दिल्ली में आए तो पंजाब को बोलो कि पंजाब का प्रदूषण आ रहा है। तो हम लोग नेशनल पार्टी हैं और पूरे देश को एक देखते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में सारी चीजों पे विचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कम्प्रिहेंसिव विचार किया जाता है और उसके बाद सीएम फेस आएगा। ये कोई दिक्कत नहीं है। ये कह देना कि बिहार में हमारी वहाँ जो लोकल टीम बहुत अच्छा कर रही है, हम वहाँ पे लार्जेस्ट पार्टी हैं, आप भी जानते हैं, और आने वाले इलेक्शन में हमारा जो गठबंधन है वो पुनः सरकार बनाने जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि कहीं इलेक्शन होता है तो दूसरे स्टेट के कार्यकर्ता भी जाते हैं, मेहनत करते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। जैसे दिल्ली में सभी स्टेट के लोगों ने आके काम किया, वैसे ही दूसरे स्टेट में जब इलेक्शन होगा तो यहाँ के कार्यकर्ता भी वहाँ जाके काम करेंगे। जी ठीक है। नरेश जी, आप विपक्ष की भूमिका के लिए तैयार हैं? आपने नेता प्रतिपक्ष के लिए अपना नाम तय कर दिया है, या फिर सीएम की चिंता आपको सताई जा रही कि कौन बीजेपी सीएम बनाएगी? जी आलोक जी, अभी तो देखिए सीएम घोषित होगा, सदन होगा, सदन के अंदर ही नेता प्रतिपक्ष पे डिसाइड होता है, जब हमारे सारे के सारे विधायक मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि कौन हो। अभी तो आप कह दीजिए मुख्यमंत्री डिसाइड हो जाने दीजिए, सदन चालू हो जाने दीजिए, हम आपको नाम घोषित करके दे देंगे। और दिल्ली की जनता का सवाल है, हम तो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली का रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिन्होंने चुनाव लड़ा, कहीं भारतीय जनता पार्टी बाहर के लोगों को ना आके बैठा दे। हम तो चाहते हैं कि दिल्ली का रहने वाला हो और दिल्ली के लिए काम करे, जो हमारे काम पेंडिंग रह गए उनको आगे बढ़ाए और जो इनकी मैनिफेस्टो के काम है उनको पूरा करे। यही हमारी उम्मीदें हैं। और अगर काम पूरी नहीं करती भारतीय जनता पार्टी या दोगली राजनीति अपनाती है, जैसे अदर स्टेट के लिए मैंने एग्जांपल दिया था, बहुत सारे स्टेट्स में अगर उसके एग्जांपल देते हैं, दिल्ली की बात आपने कहा कि दिल्ली पर नहीं दीजिए, तो दिल्ली पे रहने देते हैं और काम नहीं करेंगे, तो हम देखिए कि रोड से लेके संसद से लेके हर जगह आवाज उठाएंगे, इनका घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आरएसएस का राजमहल जरूर ये एक बार बताएं कि उसके 150 करोड़ जो रुपए हैं वो कहाँ से आए, उसकी फंडिंग किसने करी। और मेरे पास एक और बड़ा, क्योंकि मैं आरएसएस से जुड़ा, ऐसा नहीं है कि मैं आरएसएस
मैं जब 5वीं छठी के अंदर था, सबसे पहले झंडा गाड़ने जाता था, स्मारक के अंदर झंडा लगाते थे, मेरा परिवार हर्ष चला। लेकिन आज ये देखिए कि मेरे दिमाग के अंदर आया कि आपके अंदर हथियारों के लिए अलाउड है, परमिशन है, क्योंकि उस टाइम हमसे लाठी डंडा लेके चलते थे जी। और आज सिक्योरिटी के लिए मेरी राय थी पर्सनल की आरएसएस के अंदर मोहन भागवत जी को बहुत हाई क्लास सिक्योरिटी दी गई है, काफी टाइम से चल रही है। जी जी। क्या वो एक टीम को लेके वहां पे शस्त्र अस्त्र सब कुछ सिखाते हैं, तो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते? जो देश का पैसा बर्बाद करने के लिए करोड़ों रुपए उनके ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है या उनके राजमहल के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आरएसएस की जिम्मेवारी है देश के ऊपर बताना चाहिए कि मैं अपने जो फौज तैयार करता हूँ तो वो मेरी रक्षा करे या सैनिक रक्षा करेंगे। ये मेरी पर्सनल राय है कि मैंने क्योंकि आरएसएस के अंदर ये जब, लेकिन अब ये आया कि आरएसएस को भी कॉर्पोरेट कल्चर बना दिया गया, कहीं ना कहीं ये आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का पार्ट होके काम कर रहा है। मोदी जी चला रहे हैं आरएसएस को और आरएसएस मोदी को चला रहे हैं, तो ये कॉर्पोरेट कल्चर आरएसएस के अंदर खत्म होना चाहिए। इनके राजमहल को जो है उसका आंकड़ा जनता के बीच देना चाहिए पैसे के लिए, और जो उनको सुरक्षा मिली हुई है अपने कार्यकर्ता ठीक नरेश जी, ठीक लाठी डंडा लेके चले, हथियार उनके पास होते हैं, वो सुरक्षा करेंगे मोहन भागवत की। ठीक है नरेश जी, आपके पास आऊंगा। पंकज पांडे जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान समस्त अपोजिशन एक ही बात कहता रहा, बीजेपी के पास सीएम फेस नहीं है, बीजेपी के पास सीएम फेस नहीं है। आज 10वां 11वां दिन हो रहा है, बीजेपी सीएम फेस तय नहीं कर पा रही है, तो ये माना ना जाए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो कहते थे उस पर मुहर लगती दिख रही है? नहीं, इस तरह से नहीं कहा जा सकता है। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विपरी, जैसा कि आपने भी कहा, तो बिना सीएम के, बिना एक स्पष्ट सीएम के चेहरे के विपरी वो चुनाव लड़ रही थी अपने मुद्दों पर, अपने बातों पर। और आम आदमी पार्टी की पिछले 10 वर्षों से, जो 11 वर्षों से जो दिल्ली में सरकार रही, उसकी विफलताओं पर चुनाव लड़ रही थी। और चेहरा अगर कोई था तो निश्चित रूप से वो आभा थी, नरेंद्र मोदी जी थी, और उस आभा मंडल के तहत भारतीय जनता पार्टी के चुनाव है। तो इस चीज को तो कहना मुझे उचित नहीं लगता है कि बिना चेहरा के जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, बात वो तो था ही, स्पष्ट था कि कोई चेहरा किसी को आगे करके, किसी लोकल नेता को आगे करके किसको मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से अपने आप को सेंट्रलाइज करके मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा। और आम आदमी पर, जहाँ तक अभी प्रवक्ता कह रहे थे आम आदमी पार्टी के, विपक्ष की भूमिका वो निभाएंगे और बहुत जल्दी सदन होगा, वो बता देंगे विपक्ष का नेता देंगे, तो निश्चित रूप से सदन जब होगा तो विपक्ष के नेता के संबंध में ये बात होती। लेकिन आम आदमी पार्टी तो विपक्ष की भूमिका जब सरकार में थी तब से निभा रही है। सरकार की वाली भूमिका तो आम आदमी पार्टी ने पिछले 11 वर्षों में निभाई ही नहीं, तो लगातार विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। तो अब तो निश्चित रूप से विपक्ष में आ ही गए हैं, तो मेरी उनकी शुभकामनाएं हैं कि अच्छे से विपक्ष की भूमिका निभाएं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए हैं उनको पूरा करवाने के लिए काम। ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, वही बात कि क्या जो बार बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहते थे कि बीजेपी के पास सीएम फेस नहीं है, सीएम फेस नहीं है, इस वजह से 10-11 दिन लग रहे हैं सिलेक्शन में? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी कैटरविस्ट पार्टी है, संवाद चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है सारी चीजों पे, क्योंकि हमने एक बड़ी होप दी है। 22-23 साल से दिल्ली इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी जिसमें पूरी तरीके से मिसमैनेजमेंट और करप्शन इन्वॉल्व था। 15 साल कांग्रेस ने बर्बाद किया, फिर 11 साल आम आदमी पार्टी ने बर्बाद किया। तो बड़ा काम करना है, बड़ा मैंडेट हमें मिला है, बड़ी प्लानिंग चल रही है, और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी समय ले रही है, और समय है। ऐसा नहीं है कि भाई इस विधानसभा का जो टाइमलाइन है वो निकल चुका है, ऐसा नहीं है। अभी टाइमलाइन है, टाइम फ्रेम है, विद इन अ टाइम हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, और हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, सबके नाम सबके सामने आ जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी में इसके लिए कोई ना तो कोई कंफ्यूजन है और ना ही कोई डिस्प्यूट है। भारतीय जनता पार्टी के कैडर पूरी तरीके तैयार हैं, जिसका भी नाम आए हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और हम सभी सीएम फेस हैं। जी ठीक है। नरेश जी, दिल्ली के नए सीएम से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? अपेक्षाएं तो आपको पहले ही बता दी कि अपेक्षा दिल्ली की जनता के लिए काम होना चाहिए। दिल्ली की जनता के लिए जो विश्वास है, इन लोगों ने जो बोला या ये झूठे वादे किए उनको पूरा करें कम से कम। दिल्ली की जनता विश्वास, क्योंकि दिल्ली की जनता ने हम पे जैसे विश्वास किया, इसी बार भारतीय जनता पार्टी पर 24-25 साल के बाद विश्वास किया है, तो कहीं ना कहीं इन्हें उस विश्वास के ऊपर खरा उतरना चाहिए। नहीं तो जनता जनार्दन ऐसी है कि अगली बार देखिए कि फिर से
अच्छे अच्छों को मौका देती भी है और उतार भी देती है और भूत सबको उतार भी देती है। तो जनता के बीच में कभी भी जो जनता के बीच काम नहीं करेगा, जनता उसको अर्थ से लेके पर्स तक लाने का काम जो करती है। और जनता के मुद्दे पे काम कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए। बस मेरी यही है कि आज के जो भी नए मुख्यमंत्री हैं उनकी शुभकामनाएं हैं दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए और पूरे देश के लिए। जी पंकज जी, बहुत सारे नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन बीजेपी का एक फार्मूला हम लोगों ने देखा, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, मध्य प्रदेश का फार्मूला, राजस्थान का फार्मूला, उड़ीसा का फार्मूला। कहीं ऐसा ना हो कि जिनके नामों की चर्चा हो रही है वो नाम ही ना हो और दिल्ली का सीएम एक ऐसा व्यक्ति बन जाए जिस पर चर्चा ही ना हुई हो। जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सरप्राइज देने की एक परंपरा थी और निश्चित रूप से कई जगह हम लोग सरप्राइज हुए, लेकिन जहाँ तक हम महाराष्ट्र को देखते हैं तो वहाँ बहुत कुछ सरप्राइज नहीं रहा। मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि दिल्ली में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला नहीं। सीपीएम का जो पहला पी है उसी के प्रति हम लोग भी काफी सकारात्मक रूप से आश्वस्त हैं और दिल्ली में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है ऐसा मुझे नहीं लगता। जी ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, कोई अप्रत्याशित चेहरा आ सकता है? कोई भी नाम आ सकता है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जो लीडरशिप और डिस्कशन के बाद जो भी नाम उचित लगेगा आने वाले समय के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए और दिल्ली की जनता के लिए वो अनाउंस होगा और हमारे कार्यकर्ताओं में से अनाउंस होगा। तो जो भी नाम आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। नरेश जी, बीजेपी का कहना है कि आप अपनी चिंता करें, हमारे सीएम की चिंता छोड़ दें, आप अपने अमानतुल्लाह खान की चिंता करें, आपराधिक छवि वाले जो तमाम सारे लोग हैं उनकी चिंता करें। बहुत सारे लोग अभी भी आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उनकी चिंता करें। देखिए, जिसको देश सेवा के लिए काम करना होता है, कोई भी राजनीति में कहीं छोड़ के जाए आए, जो एक सच्चा सिपाही होगा, देश के लिए काम करना चाहेगा, राज्य के लिए काम करना चाहेगा, वो एक पार्टी के अंदर रहेगा। जो दल बदली होते हैं वो दल बदलते हैं। मैं अब तो यही है कि शुभकामना इनको दे चुके हैं कि मुख्यमंत्री बनाइए, दिल्ली के लिए काम कीजिए, दिल्ली की जनता के लिए काम कीजिए। और हमें किसी की चिंता नहीं है। हमने कहा कि जनता के मुद्दे के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, जनता के बीच रहेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। जी पंकज जी, एक नया अप्रत्याशित सा नाम जिसकी बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नाम हालांकि मैं नहीं अपने शब्दों में कहना चाहूँगा, लेकिन ये एक नई चर्चा शुरू हुई है परसों से यहाँ पर दिल्ली में कि दूसरे राज्य के एक केंद्रीय मंत्री को भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर रखा जा सकता है, बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्या ये संभव है बीजेपी की पॉलिटिक्स में? हालांकि संभव, देखिए ये चर्चा तो लगातार चल रही है और चर्चाएं लगातार चलेंगी, क्योंकि चर्चाओं के लिए स्कोप है, स्पेस दे दिया गया है एक लंबा अरसा, जैसा कि आपने अभी पहले भी पॉइंट आउट किया। चुनाव के बाद एक लंबा समय बीत रहा है, तो चर्चाएं हर दिन नई तरह की चलेगी और चर्चाएं आगे बढ़ेंगी। लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है, मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली विधानसभा के चुने हुए सदस्यों में से बाहर का कोई व्यक्ति इस दौड़ में आगे होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। जहाँ तक मेरा विश्वास है तो जो भी दिल्ली में चुने हुए विधानसभा सदस्य हैं इस बार के, उनमें से कोई मुख्यमंत्री दिल्ली का होगा। जी ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। पंकज जी आपका शुक्रिया करूंगा, खेमचंद जी आपका शुक्रिया करूंगा, नरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। दिल्ली में बीजेपी का सीएम कौन होगा, इसे लेकर मीडिया और राजनीतिक विश्लेषक तो गुणागणित लगा ही रहे हैं, ज्योतिषाचार्य भी पीछे नहीं है। एक कुंडली विशेषज्ञ ने तो न्यूमरोलॉजी के आंकड़े पेश किए हैं और दिल्ली के नए सीएम के नाम का पहला अक्षर आर बताया है। इसके अलावा एस, पी और ए अक्षरों के नाम की भी सीएम बनने की संभावना बताई है। कुल मिलाकर इंतजार खत्म होने में एक दिन और बाकी है, क्योंकि 20 तारीख को शपथ ग्रहण तो होना ही है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।